हेलो स्टूडेंट्स। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं पर चर्चा करते हुए पिछली क्लासेस में हमने जाना था कि ग्रामीण स्तर पर और नगरीय स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाएं किस रूप में गठित होती हैं और क्या कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं। आज हम जानेंगे कि विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वशासन के सम्मुख क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं और कहां तक ये संस्थाएं अपने कार्यों को करने में सफल रही हैं। यानी इनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखने का प्रयास करेंगे। जब हम इनके सकारात्मक परिणामों पर नजर डालते हैं कि नगरीय संस्थाएं, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत कैसे कार्य कर रही हैं, क्या इनकी खासियत है, क्या उपलब्धियां हैं, तो हम ये पाते हैं कि जब से 74th अमेंडमेंट लागू हुआ है, संविधान का 74वां संशोधन लागू हुआ है, तब से नगरीय निकायों की कार्यशीलता बढ़ी है, प्रभावशीलता बढ़ी है। जो कार्य उन्हें सौंपे गए हैं उन कार्यों को वो नियमित रूप से और बहुत हद तक कुशलता के साथ संपन्न कर रही हैं। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हम देख रहे हैं कि स्थानीय संस्थाओं का चुनाव नियमित रूप से हो रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग के निरीक्षण के अंतर्गत, और इन चुनावों के माध्यम से नगरीय प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ी है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। निर्णय करने की सत्ता स्थानीय लोगों तक बटी है, पहुंची है, स्थानीय लोग उसमें भागीदार बने। शहर के लोग शहर के विकास संबंधी नीतियों के निर्धारण में अपने सुझावों के माध्यम से अपनी सहभागिता दर्ज कर रहे हैं नाना रूपों में। ये भी असर देखने को मिला है कि इन संस्थाओं में महिलाओं के लिए या अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए, पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सीटों का जो आरक्षण किया गया है, उस आरक्षण का लाभ ये हुआ है कि इन वर्गों में सशक्तिकरण हुआ है, सत्ता में इनकी भागीदारी बढ़ी है, इससे इनका सशक्तिकरण हुआ है और इनके सशक्तिकरण से समाज की जो संरचना थी उसमें भी बदलाव देखा जा सकता है। पिछड़े वर्गों का पिछड़ापन कम हुआ है, वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। ये इस प्रावधान का ही असर है, आरक्षण की प्रावधान का स्थानीय संस्थाओं में। नगरीय संस्थाओं का मुख्य कार्य नगरवासियों को विभिन्न जन सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जैसे स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, मलिन बस्ती का सुधार आदि। हम ये देख रहे हैं कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से इन कार्यों को करने में स्थानीय संस्थाओं को सफलता मिल रही है और सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से उनका मूल्यांकन भी किया जा रहा है। सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानीय संस्थाएं जो कार्य करती हैं उन कार्यों को जनता के सामने प्रकाशित किया जाता है, रखा जाता है। जनता उसकी समीक्षा करती है, शहर के लोग, गांव के लोग उसकी समीक्षा करते हैं कि उनकी पंचायत के द्वारा, उनके निगम के द्वारा
जो कार्य किए गए हैं वो कार्य कहाँ तक कल्याणकारी हैं या उस कार्य में क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को भी दर्शाया जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि स्थानीय संस्थाएं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से भी नगरीय संस्थाएं अपने कार्यों को करने में पहले से ज्यादा सक्षम दिखाई दे रही हैं, सफल दिखाई दे रही हैं। बहुत सी नगरीय सुविधाएं जो नगर निकायों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनकी व्यवस्था इन निकायों के द्वारा की जाती है, जैसे शहर में रहने वाले निवासियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र तैयार करना, मृत्यु प्रमाण पत्र देना, विद्युत की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य ऐसे हैं जिनके लिए शुल्क लिया जाता है। तो इन कार्यों को कोशिश ये हो रही है कि लोगों को उनके द्वार तक उपलब्ध कराया जाए, यानी इन कार्यों के लिए लोगों को दफ्तर के चक्कर न लगाने पड़े, बल्कि उनके घर पर ही उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उनका कार्य घर बैठे ही हो जाए। और इसके लिए सूचना तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, वेब पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है और मोबाइल वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये कुछ सकारात्मक पहलू हैं जो नगरीय संस्थाओं की क्रियाशीलता के संबंध में देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उनकी क्रियाशीलता का दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि नगरीय संस्थाएं अभी भी विभिन्न नगरों में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। उनके द्वारा जो सुविधाएं नगरवासियों को मुहैया कराई जाती हैं, वो सभी नगरों में समान नहीं है। उनका वितरण सभी नगरों में संतोषजनक नहीं है। 2017 में एक सर्वेक्षण कराया गया, जिस सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो गोंडा शहर है वो देश का सबसे ज्यादा अस्वच्छ नगर पाया गया। तो नगरीय संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन पूरे देश में या उत्तर प्रदेश के सभी नगरों में सभी निकाय अपेक्षा के अनुरूप कार्य कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। असमानता देखी जा रही है। इन कारणों का विश्लेषण करने पर हम ये पाते हैं कि क्यों कर ये संस्थाएं अपेक्षा के अनुरूप नहीं कार्य कर पा रही हैं। हम ये पाते हैं कि बहुत सारी समस्याएं इनके सामने हैं। जैसे ग्राम पंचायतों के सामने है समस्याएं, वैसे ही नगरीय संस्थाओं के सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और उनमें पहली समस्या जो आधारभूत समस्या है वो है वित्त की। नगरीय निकाय भी वित्त की दृष्टि से राज्य के ऊपर निर्भर हैं और उनके वित्तीय स्रोत सीमित हैं। नगर पालिकाएं जो भी बजट तैयार करती हैं वो बजट राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। राज्य सरकार ही उन्हें अनुमोदित करके उसके अनुसार धनराशि निर्गत करती है। ऐसी स्थिति में इन नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं रह जाती। हालांकि 74th अमेंडमेंट के तहत उन्हें खुद अपना स्रोत जुटाने की छूट दी गई है, लेकिन इस विषय में भी बहुत ज्यादा सक्रियता इन संस्थाओं में नाना कारणों से नहीं देखी जा रही है। अगर उन्हें कोई टैक्स लगाना होता है धन उगाही के लिए, कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना होता है, तो इस तरह के परिवर्तन की अनुमति भी उन्हें राज्य सरकार से लेनी पड़ती है।
ऐसी स्थिति में उनकी वित्तीय स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसका सामना कर रही हैं नगरीय स्वशासन की संस्थाएं। दूसरी समस्या इनकी ये है कि ये अब भी कार्मिकों की कमी से जूझ रही हैं। नगर नियोजन के अनुरूप संपन्न किए जाने वाले कार्य बहुत ज्यादा हैं और उनके अनुपात में राज्य सरकार द्वारा जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। इस असंतुलन के कारण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं हो पा रहा है। न केवल कार्मिक कम है, बल्कि जो कार्मिक उपलब्ध भी हैं उनमें भी विशेषज्ञता का अभाव है। नगर विकास के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं और उनका क्रियान्वयन जिस तरीके से किया जाता है उसके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन निकायों में तकनीकी ज्ञान से युक्त कार्मिकों का अभाव है, इंजीनियर्स का अभाव है, डिजाइन अकाउंटेंट का अभाव है, डिजाइनर्स का अभाव है और इनका अभाव योजनाओं के क्रियान्वयन को दुष्प्रभावित करता है। इस समस्या पर सुभाष बोस समिति के द्वारा भी प्रकाश डाला गया था। तीसरी समस्या इनकी ये है कि नगरीय विकास के लिए निर्वाचित निकायों के साथ साथ कई सारे समानांतर अभिकरण स्थापित किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाकर। जैसे उत्तर प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम के तहत बहुत सारे शहरों में विकास प्राधिकरणों की स्थापना की गई है, जल निगम बनाए गए हैं। ये सारे बोर्ड, ये सारे अभिकरण एजेंसीज स्वायत्त एजेंसीज हैं और ये निकायों के प्रति, निर्वाचित निकायों के प्रति उत्तरदायी नहीं है। समस्या ये आती है कि इन संस्थाओं के साथ नगरीय निकायों का समुचित सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, समन्वय स्थापित नहीं हो पाता। अधिकार क्षेत्र को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न होते हैं, उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टाला जाता है। ऐसी स्थिति में नगरीय विकास संबंधी कार्यों की सुसंपन्नता में बाधा पहुंचती है। हम ये भी देखते हैं कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते, यानी शहर के लोगों को प्रभावी नेतृत्व नहीं प्रदान कर पाते। क्यों नहीं प्रदान कर पाते? क्योंकि वो जो अपना पद निर्वाचन के आधार पर प्राप्त करते हैं उस पद को वो अपने राजनीतिक भविष्य की शुरुआत के रूप में देखते हैं, न कि नगरीय समस्याओं का समाधान करने वाले प्रतिनिधि के रूप में। वो ये सोचते हैं कि उनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत ये निचले स्तर पर इलेक्शन लड़कर हो रही है। उनकी रुचि होती है कि कैसे भविष्य में उच्चतर पदों को वो निर्वाचन के आधार पर प्राप्त करें। इसलिए वो ज्यादातर समय ऐसे चुनावी कार्यों में व्यतीत करते हैं। नगर के विकास के लिए क्या योजनाएं बन रही हैं, नगर के लोगों की समस्याएं क्या हैं, इसमें उनकी इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रहती। रिजल्ट क्या होता है कि नगर के संचालन की सारी सत्ता नगर आयुक्त और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में आ जाती है और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो निर्वाचित संस्थान हैं जनता के द्वारा, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, वो औपचारिक बनकर रह जाते हैं। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनकी तरफ नजर डाली जाती है। हम ये भी देखते हैं कि
इन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सारे सुझाव भी दिए जाते हैं कि कैसे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे 14वें वित्त आयोग के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि नगरीय संस्थाओं को जब अनुदान प्रदान किया जाए राज्य सरकार के द्वारा, तो उस समय उनके प्रदर्शन को आधार बनाया जाए। यानी जो नगर अच्छी सुविधाएं, समय पर सुविधाएं अपने नागरिकों को मुहैया कराएं, निवासियों को मुहैया कराएं, उनको ज्यादा अनुदान दिया जाए, और जो अपने कार्य में ढीलापन बरतें उनको कम अनुदान दिया जाए। स्मार्ट सिटी की धारणा सामने आई, मिशन घोषित किया गया, स्वच्छ सिटी का मिशन बनाया गया। ये सब इसलिए ताकि ये संस्थाएं प्रतिस्पर्धी बन सकें, विभिन्न नगरों में आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो सके कि कौन सा नगर ज्यादा स्वच्छ है, कौन सा नगर या कौन सी नगरीय संस्था अपने निवासियों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया करा पा रही है। ये सारे प्रयास इन संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने का सुझाव दिया जाता है। साथ ही उनकी जो वित्तीय समस्या है उसको दूर करने के लिए इनको पूंजी बाजार से जोड़ने की सलाह भी दी जाती है। कार्मिकों की कमी की समस्या को आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूर किया जा सकता है। बाहर से कार्मिकों को ठेके पर लेकर या समझौते के तहत उनसे काम लिया जा सकता है। तो ये सुझाव दिए जाते हैं इन संस्थाओं में सुधार के, इनकी क्रियाशीलता को प्रभावी बनाने के लिए। मार्च 2018 में संपूर्ण भारतवर्ष में जो शहर प्रणाली है, जो इन निर्वाचित निकायों के माध्यम से संचालित होती है, उसका सर्वेक्षण किया गया और उस सर्वेक्षण में भी कुछ मुद्दे उठाए गए। जैसे ये मुद्दा रखा गया कि शहरी निकायों में लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का अभाव है। सर्वेक्षण में ये पाया गया, जिन शहरों को नमूने के रूप में लिया गया था सर्वेक्षण के लिए, उन शहरों की संख्या 23 थी और 23 शहरों में से केवल 2 शहरों में ही वार्ड समितियों की और क्षेत्र सभाओं की मौजूदगी पाई गई। 74th अमेंडमेंट के तहत पूरे शहर को वार्डों में विभक्त किया गया है और जिस वार्ड की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा होती है वहां पर वार्ड समिति का गठन किया जाता है, जिस वार्ड समिति की अध्यक्षता उस वार्ड से चुना गया जनप्रतिनिधि करता है। इसके अलावा उस वार्ड में और भी एनजीओ से रिलेटेड लोग होते हैं, नॉमिनेटेड लोग होते हैं, जो नगरीय नियोजन में विशेषज्ञता रखने वाले लोग हैं, उनको भी राज्य सरकार के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है इन वार्ड समितियों में। व्यवहार में ये पाया गया सर्वेक्षण के दौरान कि इन वार्ड समितियों की व्यवस्था तो कर दी गई है, लेकिन प्रैक्टिकली इनका गठन केवल 2 ही शहरों में हुआ है। 23 शहरों में से केवल 2 ही शहरों में हुआ है और वो भी केवल कागज पर ही हैं ये समितियां। यानी इन समितियों की न तो कोई नियमित बैठक होती है, न उस बैठक का कोई लेखा जोखा है, न ही उनके सुझावों को अमल में लाने का कोई नजीर देखा गया। दूसरी ये पाया गया कि 30 शहरों में से केवल 9 शहरों में ही सिटीजन चार्टर उपलब्ध था। सिटीजन चार्टर के तहत किसी भी संस्थान को ये घोषित करना होता है कि उस संस्थान के द्वारा सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए क्या कार्य किए जाएंगे या क्या कार्य किए जाते हैं। तो केवल 9 शहरों में ही नगरीय निकायों के द्वारा ये सिटीजन चार्टर
डिस्प्ले किया गया था, लेकिन इस सिटीजन चार्टर में भी समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं था कि वो जो कार्य कर रहे हैं वो कितने समय में करते हैं, इस बात का कोई जिक्र नहीं था। सूचना के अधिकार के तहत और नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन सर्वेक्षण में ये पाया गया कि भारत के केवल 3 शहरों में ही लोकपाल की व्यवस्था है जिससे जनता शिकायत कर सकती है। ये 3 शहर कौन से हैं? भुवनेश्वर, रांची और तिरुवनंतपुरम। बाकी नगरीय संस्थाओं में ऐसा कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं बनाया गया है। 23 शहरों में से 19 शहरों के बारे में पाया गया कि वो क्या काम करते हैं, इस विषय में वो कोई भी आंकड़ा प्रकाशित नहीं करते। ये भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य माना जाता है कि जो भी संस्था कार्य करती है उस कार्य की सूचना प्रकाशन के माध्यम से जनता तक पहुंचाना उसका दायित्व बनता है। लेकिन ज्यादातर नगरीय संस्थानों के द्वारा ऐसा प्रकाशन नहीं किया जाता। जनता को ये नहीं बताया जाता औपचारिक रूप में कि उसके द्वारा उसके लिए कौन से कार्य किस किस रूप में किए जाते। एक और समस्या ये पाई गई सर्वेक्षण के दौरान कि ज्यादातर जो संस्थाएं हैं वो अब भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट का प्रयोग कर रही हैं, जो दशकों पहले तैयार किया गया था और जो अब ज्यादा प्रासंगिक नहीं रह गया है। तो शहरी संस्थाएं अप टू डेट नहीं है और इसी कारण उनका नियोजन संबंधी ढांचा अप टू डेट न होने के कारण भारत सरकार को हर वर्ष 3% की जीडीपी की हानि उठानी पड़ती है। तो ये जो मुद्दे उठाए गए, जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए नगरीय संस्थाओं को बहुत सारे कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा और बहुत सारे का सुझाव दिया जा रहा है। जैसा हम देख चुके हैं कि 14वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन आधारित अनुदान की सिफारिश की और ये कहा कि लेखांकन, लेखा परीक्षण और रिपोर्टिंग, इन 3 क्षेत्रों में सुधार के आधार पर नगरीय संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाए। यानी वो जो कार्य करती हैं उस कार्य में जो धन व्यय होता है उसका प्रॉपर लेखांकन हो रहा है या नहीं, वो हर वर्ष लेखा परीक्षण करा रही हैं या नहीं, कि जो धन उन्होंने खर्च किया बजट के अनुसार, बजट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया या नहीं किया, क्या उसमें कोई अनियमितता तो नहीं है। इन क्षेत्रों में जो नगरीय संस्थाएं अच्छी तरह व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रही हैं उनको अनुदान प्रदान किया जाए, ऐसा 14वें वित्त आयोग के द्वारा सिफारिश की। केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय ने नगर पालिका में सुधार के लिए एक रोड मैप बनाया जिसमें शासन, नियोजन और वित्त के क्षेत्र में सुधार की अपेक्षा की गई और इन सुधारों में म्युनिसिपल कैडर को पेशेवर बनाना और सूचना तकनीक के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कानून को क्रियान्वित करना जैसे मुद्दे शामिल हैं। नगरीय संस्थाओं को अपना वित्तीय स्रोत स्वयं सृजित करना चाहिए, ये भी इस रोड मैप में कहा गया। और शहरों का जो मास्टर प्लान है, जो महायोजना बनाई जाती है, वो महायोजना शहर की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए।
इस रोड मैप पर कार्य करने का सुझाव दिया गया शहरी मंत्रालय के द्वारा। ये भी सजेस्ट किया जाता है कि जो नगर निगम का मेयर है, महापौर है, उसका निर्वाचन पार्षदों की तरह ही शहर की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। और इस आशय का एक निजी विधेयक संसद में प्रस्तुत भी किया गया था। अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो इससे क्या होगा कि महापौर की जवाबदेही में वृद्धि होगी और उसके कार्य में पारदर्शिता आएगी, क्योंकि महापौर को ये लगेगा कि जनता ने सीधे उसे चुनकर भेजा है, इसलिए जनता के प्रति सीधी उसकी जवाबदेही बनती है। जो कुछ भी नगरीय संस्थाओं के बारे में रिपोर्टिंग की जाएगी, वो रिपोर्टिंग भी प्रत्यक्ष रूप से महापौर के द्वारा ही की जाएगी। तो सब मिलाकर उसकी जवाबदेही में वृद्धि होगी, और उसकी जवाबदेही में वृद्धि होने का मतलब है नगरीय संस्था की प्रभावशीलता में वृद्धि। इसके साथ साथ शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे बुनियादी सुधार किए गए हैं। जैसे 21 राज्यों में म्युनिसिपल कैडर की स्थापना की गई है, जिस कैडर के लिए पृथक से प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। बेहतर सेवा के लिए 256 शहरों में ऑनलाइन कार्य की पहल की गई है, सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए। 21 राज्यों में अलग वित्त आयोग की स्थापना की गई है। तो इस योजना के तहत बहुत सारे प्रगतिशील कदम उठाए जा रहे हैं इन नगरीय संस्थाओं को स्वायत्त बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए। ये जो अटल मिशन योजना है, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 80% वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। और इस योजना का व्यापक उद्देश्य हर घर को जल आपूर्ति कराना, सीवेज कनेक्शन उपलब्ध कराना और पार्कों को विकसित कर शहर के सुविधात्मक मूल्य में वृद्धि करना और साथ ही नगरीय विकास को पर्यावरण मित्रवत बनाना है। यानी ऐसा विकास करना है जिससे पर्यावरण दुष्प्रभावित ना हो, पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके और नगरीय विकास भी हो सके, लोगों को सुविधाएं भी हासिल हो सके। तो इस तरह से जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं नगरीय संस्थाओं के सामने, उनको हल करने का प्रयास जारी है। तो उम्मीद है कि भविष्य में ये नगरीय संस्थाएं, त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाएं अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल होंगी जिस उद्देश्य को लेकर इनकी स्थापना की गई। और 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत इनको मजबूत, स्वायत्त और संवैधानिक बनाने का प्रयास किया गया।